नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ज्वालामुखी पार्ट 8। किसका? अजगर खान और अपनी मौत का। मौत से खेलने वाले मौत से डरा नहीं करते, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। मेरी जिंदगी में ऐसे कई अजगर खान आए और चले गए, अभी तक तो मेरी जान लेने में कोई कामयाब नहीं हो सका। मैं यह नहीं कहता कि कोई कामयाब नहीं होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई तो कामयाब होगा ही। अब देखना यह है कि यह अजगर खान कामयाब होता है या फिर कोई दूसरा। बहुत अजीब आदमी हो तुम। कोई आदमी चाहे कितना भी खतरनाक हो, मैं किसी भी इंसान से नहीं डरता, देवराज चौहान ने होठों को भींचकर कहा। इंसानों से डरना मैंने सीखा भी नहीं। कमाल है, तुम किसी से नहीं डरते? नहीं, जिस दिन देवराज चौहान डरेगा समझो वह मर गया। मेरे पापा से भी नहीं डरते? किससे? खुमान सिंह से? हाँ। दोनों कई पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर इस खामोशी को गजाला नहीं तोड़ा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब मुनासिब वक्त आएगा तो इसका भी जवाब दे दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। अब जवाब देने में क्या हर्ज है? हर बात का मुनासिब वक्त, सही मौका और हालात होते हैं, और अभी इन बातों में से कुछ भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम इस मुद्दे पर अभी बात ना ही करें। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। मुझे तुम्हारी बात का जवाब मिल चुका है देवराज चौहान। क्या? यही कि तुम मेरे पापा से नहीं डरते, गजाला ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर डरते होते तो स्पष्ट कह देते। नहीं डरते तभी तो स्पष्ट कहना तुमने ठीक नहीं समझा। देवराज चौहान को मानना पड़ा कि गजाला सचमुच बहुत तेज है। उसने फौरन सच को भांप लिया था, जो कि फिलहाल तो उसके हक में ठीक नहीं था। जवाब में देवराज चौहान हंसा। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रही हो। कैसी गलतफहमी? यही कि तुम वक्त से पहले ही कुछ ज्यादा सोच लेती हो। मैं कैसे कह दूं कि मैं खुमान सिंह से डरता हूं या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक उसे देखा नहीं, उसके बारे में खास कुछ नहीं जानता। अब लोगों के मुंह से सुनकर तो मैं डरना शुरू कर नहीं दूंगा। इसलिए तो कहा था मैंने, जब तक मुनासिब मौका ना आए तब तक इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। गजाला ने इस बात पर पुनः कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भावों से देवराज चौहान को अंदाजा नहीं हो पाया कि उसने उसकी बात पर यकीन किया या नहीं। उसके दिल में क्या है, देवराज चौहान नहीं जान पाया। गजाला वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अब देवराज चौहान को इस बात का एहसास होने लगा था। आखिर खुमान सिंह की बेटी थी, उसकी भावी वारिस तो लाजमी था। उसमें खुमान सिंह के आधे गुण तो होंगे ही। गजाला ने चाय का गिलास खाली करके टेबल पर रख दिया। तो बंगला भीतर से देखने का कब का प्रोग्राम है? गजाला ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत जल्द, 1-2 दिन में। जरूर देखना, भीतर से देखकर तुम्हें अवश्य हैरान होना पड़ेगा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं चलती हूँ, गजाला खड़े होते हुए बोली। यह ठीक है कि तुम किसी से नहीं डरते, अच्छी बात है, परंतु अजगर खान के प्रति लापरवाह मत होना, वह किसी से कम नहीं है। कहने के साथ ही गजाला मुड़ी और तेज तेज कदमों से बाहर निकलती चली गई। कुछ ही क्षणों बाद घोड़े की टापों की आवाज आई, जो कि धीरे धीरे दूर होती चली गई। देवराज चौहान होठ भींचे बैठा दरवाजे को देखता रहा। उसके मस्तिष्क में गजाला थी। वह जानता था कि गजाला की दिलचस्पी उसमें पैदा हो चुकी है, जो कि ठीक नहीं था। अब उसने उसके बारे में कुरेदना शुरू कर दिया था। गजाला आने वाले दिनों में उसके लिए खतरनाक बनकर खड़ी हो सकती थी, परंतु इस बारे में वह कुछ कर भी नहीं सकता था। गजाला को इस समय अब दूर करना भी उसे क्रोध दिलाने के बराबर होगा। आखिरकार उसने यही फैसला किया कि जो जैसा चल रहा है चलने दे, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आज थापर को खुमान सिंह के कैद खाने से बाहर निकलना था, इसलिए वह थापर और अपने इंतजामों के बारे में ही सोचना चाहता था। कुछ ही पलों उपरांत देवराज चौहान घोड़े पर सवार तेजी से मंगोलिया की सड़कों पर दौड़ा जा रहा था। थापर के जख्मों पर रात को ही मरहम लगा दिया गया था। जाने उस दवा में क्या था, सिर्फ रात भर में ही वह खुद को काफी अच्छा महसूस करने लगा था।
सारी रात वह ठंडी रेत पर पड़ा रहा था, जिससे कि उसे काफी राहत मिली थी। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि खामखा ही उसने कोड़े खाए। अगर वह पहले ही 2 दिन का समय मांग लेता तो उसकी यह हालत न होती। फिर भी उसे लग रहा था कि वह अभी भी सस्ते में छूटा है। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली थी। सूर्य की रोशनी में रेत के कण चांदी के समान चमक उठे थे। उसने आंखें मिचमिचाकर चारों तरफ देखा। अब रात वाले पहरेदार नहीं थे। सुबह के दूसरे पहरेदार आ गए थे, बेहद सावधान और बेहद सतर्क। उसे हिलते पाकर एक पहरेदार उसके पास पहुंचा। थापर अभी भी कमर तक नंगा था। कुछ चाहिए? पहरेदारों ने स्थिर लहजे में पूछा। मुझे मेरी कोठरी तक छोड़ दो, थोड़ा सहारा दो, थापर ने थके स्वर में कहा। कुछ देर बाद रेत इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर चलना भी दुर्भर हो जाएगा। चलो। थापर खड़ा हुआ। शरीर में उठती पीड़ा भरी टीसों के कारण होठों से कराह निकली। पहरेदार का सहारा लेकर धीरे धीरे वह कोठरियों की तरफ चल पड़ा। अन्य कैदियों की निगाह भी उस पर थी। उसमें वह कैदी भी था जिसने सुंदरलाल के इशारे पर उस पर कोड़े बरसाए थे। सब कैदियों की निगाहों में थापर के प्रति सहानुभूति थी। थापर अपनी कोठरी में पहुंचकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे दिन भर आराम की आवश्यकता थी। कुछ चाहिए? पहरेदार ने पूछा। नहीं, थापर ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा। पहरेदार बाहर निकल गया। थापर उसी प्रकार बैठा रहा। उसका जिस्म जगह जगह से उधड़ा हुआ था। गनीमत थी कि कोड़े का सिलसिला रुक गया, नहीं तो अब तक मांस उधड़कर नीचे की हड्डियां दिखाई दे रही होती। खैर, आज दिन भर की बात थी। रात को तो उसने फरार हो ही जाना था। थापर का मस्तिष्क देवराज चौहान की तरफ भटक गया। क्या वास्तव में देवराज चौहान आज उसकी फरारी का इंतजाम कर देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बाहर निकलते ही सब कुछ भूल गया हो। वह समझ नहीं पाया कि देवराज चौहान की कही बात पर विश्वास करे या ना करे। तभी उसके दिल से आवाज उठी। नहीं, वह देवराज चौहान है। उसके बारे में उसने सुन रखा था कि वह जो कहता है उसे अवश्य पूरा करता है। यह जुदा बात है कि ऐन मौके पर उसे सफलता मिलती है कि नहीं। देवराज चौहान उसे कैद खाने से निकालने की कोशिश करेगा, अवश्य करेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे लोग कामयाब भी होंगे। इस विचार के साथ थापर की हिम्मत को हौसला मिला। तभी आहट पाकर उसकी विचारधारा टूटी। सुंदरलाल और एक पहरेदार ने कोठरी में प्रवेश किया था। छोटी सी कोठरी में 3 इंसानों के आ जाने से इतनी छोटी लगने लगी कि जैसे दम घुट जाएगा। कैसे हो थापर? सुंदरलाल ने मुस्कुराकर पूछा। सुंदरलाल ने पहरेदार को इशारा किया। पहरेदार के हाथ में छोटा सा डिब्बा था। लेट जाओ, दवा लगानी है, पहरेदार ने कहा। थापर लेट गया। पहरेदार ने डिब्बे में मौजूद लेप उसके जिस्म पर बने जख्मों पर अच्छी तरह लगाया। उस दवा से थापर को जख्मों की पीड़ा कम होती महसूस हुई। पहरेदार अपना काम निपटाकर चला गया। थापर पुनः दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। अब? सुंदरलाल प्यार भरे स्वर में कह उठा। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? गजाला के प्रश्न के जवाब के बारे में कि देवराज चौहान तुमसे क्यों मिलने आया था। मैंने तुम्हें कल रात क्या कहा था? थापर ने सुंदरलाल के चेहरे पर निगाह मारी। क्या कहा था? यही कि कल तक का वक्त मुझे चाहिए, यानी आज का सारा दिन। अभी तो मुझे कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। रात को मेरी हालत क्या थी तुम जानते ही हो। अब कुछ ठीक महसूस करना शुरू किया है। आज गजाला के प्रश्न पर विचार करूंगा और सोचूंगा कि मेरा मुंह खोलना ठीक है कि नहीं। कल सुबह इस वक्त मेरे पास आकर हाँ या ना में जवाब ले लेना। जवाब हाँ में ही हो तो अच्छा होगा, वरना तुम जानते ही हो कि गजाला तुम्हारा क्या हाल करेगी। हाँ, यह बात मुझे महसूस हो चुकी है। वैसे वह बात तो पक्की है ना कि मुझे कैद से रिहाई मिलेगी और साथ में इनाम भी। थापर अपनी आवाज में लालच भर लाया था। हाँ, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मुझे सोचने दो। कल सुबह इस बारे में बात करना। जरा ठीक ढंग से सोचना। यह तुम्हारी जिंदगी और मौत का प्रश्न है। जानता हूं। कुछ चाहिए तो बता दो। नाश्ता वगैरह भिजवा दो।
अच्छा भिजवाना, हमेशा की तरह घटिया नाश्ता मत भिजवाना। चिंता मत करो, बढ़िया भिजवाऊंगा, कहने के साथ ही सुंदरलाल निकल गया। साला कुत्ता, थापर दांत भींचकर बुदबुदा उठा। देवराज चौहान ज्वाला के यहाँ पहुंचा। ज्वाला तक पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, उसे फौरन ज्वाला तक पहुंचा दिया गया। आओ। ज्वाला उसे देखते ही मुस्कुराया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गया। कैसे आए? तुमने तो शायद अब रात को आना था, ज्वाला बोला। हाँ, लेकिन कल एक बात करना मैं भूल गया था, इसी कारण आया हूं। बोलो। मुझे एक रस्सा चाहिए। रस्सा? हाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई इतना मोटा कि एक आदमी उस पर लंबे समय तक लटक सके, और रस्से की लंबाई कम से कम 550 फीट होनी चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला सीधा होकर बैठ गया। 550 फीट मोटा रस्सा? हाँ, जिस पर एक आदमी आसानी से लटक सके, झूल सके। यह तो बहुत कठिन काम है, ज्वाला ने सिर हिलाया। 550 फीट लंबा रस्सा मंगोलिया जैसी जगह में तलाश कर पाना संभव नहीं, वह भी मोटा रस्सा। लेकिन यह बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तुम ही बताओ कि मैं कहां से लाऊं रस्सा? कहीं से लाओ, रस्सा मुझे हर हाल में चाहिए, ज्वाला। देवराज चौहान अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। अगर यह काम नहीं हुआ तो समझो सब कुछ बेकार हो गया। ज्वाला देवराज चौहान का मुंह देखता रह गया। कोशिश करता हूं, ज्वाला ने गहरी सांस लेकर कहा और बेल का बटन दबाया। कुछ ही पलों में एक आदमी हाजिर हुआ तो ज्वाला बोला, धर्मराज को भेजो। वह चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर में 35 वर्ष का एक आदमी वहां आया। तोते जैसी उसकी नाक थी और चीते जैसी उसकी आंखें। देवराज चौहान एक पल में ही समझ गया कि वह बहुत डेंजर आदमी है। धर्मराज, एक बहुत जरूरी काम आ फंसा है, ज्वाला ने कहा। कैसा काम? उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। मोटा रस्सा चाहिए। मिल जाएगा। उसकी लंबाई कम से कम 550 फीट होनी चाहिए, ज्वाला बोला। धर्मराज एकाएक कुछ न कह सका। क्या हुआ? रस्ते की लंबाई कुछ ज्यादा ही है, धर्मराज कह उठा। ज्यादा तो है, लेकिन कम से काम नहीं चलेगा, और शाम तक बहुत जरूरी चाहिए, हर हाल में चाहिए। कहां से मिलेगा, इसका इंतजाम तुम्हें करना है। कई पल सोचते रहने के पश्चात धर्मराज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूं। क्या देखता हूं? ज्वाला के माथे पर बल पड़ गए। अब आप कह रहे हैं तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी, शाम तक मिल जाएगा। तभी देवराज चौहान बोला, रस्ते के लिए मंगोलिया में ढिंडोरा मत पीटते रहना, काम चुपचाप होना चाहिए। देवराज चौहान को देखने के बाद धर्मराज ने ज्वाला को देखा तो ज्वाला ने सहमति के भाव में सिर हिला दिया। इजाजत लेकर धर्मराज बाहर निकल गया। समझो रस्ते का इंतजाम हो गया, ज्वाला ने कहा। अगर नहीं होना होता तो धर्मराज स्पष्ट तौर पर मना कर देता। धर्मराज मेरा सबसे खास आदमी है। मेरी गैर मौजूदगी में धर्मराज के हुक्म को मेरा हुक्म समझा जाता है। बहुत काम का आदमी है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। इतने लंबे रास्ते का तुम क्या करना चाहते हो? रात को मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला के होठों पर मुस्कान उभरी। अब मैं तुम्हारी योजना समझ रहा हूं कि तुम कैसे खुमान सिंह के कैद खाने से किसी को बाहर निकालोगे। 550 फीट के रास्ते ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम कैद खाने की ऊपरी सतह पर मौजूद, यानी कि कैद खाने से 500 फीट ऊपर खाई के किनारे जमीन पर जो 6 पहरेदार मौजूद हैं, उन्हें हटाकर रस्सा नीचे लटकाकर नीचे से किसी कैदी को ऊपर लाना चाहते हो, उसे कैद खाने से निकालना चाहते हो, और मेरी निगाहों में यह बेकार बेवकूफाना काम है। इस काम में तुम्हें किसी भी हालत में सफलता नहीं मिल सकती। क्यों? तुम ऊपर का रास्ता, अपने हिस्से आने वाला रास्ता तो साफ कर लोगे, अपने हिस्से का काम तो निपटा लोगे, लेकिन नीचे वाला तभी ऊपर आ सकता है जब वह अपना रास्ता साफ कर ले। मसलन नीचे 24 घंटे हथियारों सहित पहरेदार घूमते हैं, उनसे वह कैसे निपटेगा? अगर उसे फरार होना है तो वह अपने हिस्से के काम से अवश्य निपट लेगा, देवराज चौहान ने कहा। संभव नहीं,
कैदी हमेशा खाली हाथ होते हैं और पहरेदार हथियार बंद। ज्वाला ने सिर हिलाया। वह किसी से हथियार छीन भी सकता है, बशर्ते कि तेज तर्रार हौसलेमंद हुआ और किस्मत ने साथ दिया तो। देखते हैं क्या होता है। कौन है वह कैदी? थापर। उसने गजाला को कुछ कह दिया था, इसी कारण कैद खाने में पहुंचा दिया गया। तुम क्यों उसे कैद खाने से निकालना चाहते हो? ज्वाला ने पूछा। मुझे उसकी जरूरत है। कैसी जरूरत? क्या तुम इसी काम के लिए मंगोलिया आए हो? नहीं, इस काम के लिए मंगोलिया नहीं आया था। काम कुछ और ही है। क्या? थापर को कैद खाने से निकाल लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। ज्वाला उसे देखता रहा, कहा कुछ भी नहीं। अजगर खान कैसा है? बात बदलने के लहजे से देवराज चौहान ने पूछा। बुरे हाल में है। तुमने और जगमोहन ने उसके आधे आदमियों को समाप्त कर दिया है। यह बहुत बड़ी चोट है उसके लिए। यहाँ आदमियों की हमेशा कमी रहती है। इस समय वह कुछ ठंडा ठंडा नजर आ रहा है, परंतु उसके भीतर आग जल रही होगी। वह चुप नहीं बैठने वाला। बहुत मौका परस्त है। वक्त आने पर वह ऐसा वार करेगा कि उसका दुश्मन उसे देखता ही रह जाएगा। मुझे अजगर खान आज तक इसलिए नहीं हरा सका क्योंकि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, ताकत में उसके बराबर हूँ। जैसे अजगर खान को मार पाना आसान नहीं, वैसे ही मुझे मार पाना आसान नहीं। और अब तो उसके आदमियों के मरने के कारण उसकी ताकत मेरे मुकाबले काफी कम हो गई है। यह तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अब अजगर खान से जो टकराव होगा वह आखिरी होगा। मंगोलिया की धरती से मैं अजगर खान का नामो निशान मिटा दूंगा। ज्वाला दांत भींचकर कह उठा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, तो रास्ते के लिए निश्चिंत रहूं? हाँ, धर्मराज इंतजाम करके ही वापस आएगा। शाम के बाद अंधेरा होने पर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? देवराज चौहान ने पूछा। जहां तुम कहो, यह तुम्हारा काम है। ज्वाला ने कहा। जहां हमें काम करना है वहीं मिलो, उससे 300-400 गज दूर, पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे दो, उसके बाद क्या करना है? वहां मौजूद 6 पहरेदारों को हटाना है। हाँ, उन्हें रास्ते से हटाकर ही हमें अपना रास्ता बनाना है। उन्हें बेहोश करना है या जान लेनी है, ये तुम जानो। बस यह काम ठीक ढंग से बिना शोर शराबे के होना चाहिए। देवराज चौहान ने कहा। रात को कितने बजे मुलाकात होगी? 10 बजे ठीक रहेगा। टाइम कुछ और बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। रात बढ़ने पर अक्सर पहरेदारों में सुस्ती आ जाती है। 11 ठीक रहेगा। ज्वाला ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने विदा ली और बाहर निकल गया। उसके बाद देवराज चौहान ने सारा दिन घर पर बिताया। अजगर खान की तरफ से कोई खतरा नहीं उभरा। शाम को 5 बजे जगमोहन लौटा। आज अजगर खान के आदमियों से सिर्फ एक जगह ही टकराव हुआ। वे 2 थे, साफ कर दिया। भीतर प्रवेश करते ही जगमोहन कह उठा था। बहुत अच्छा किया। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। तुम थापर को कैद से निकालने के सिलसिले में क्या कर रहे हो? बता तो चुका हूं। देवराज चौहान की आंखें बंद ही रही। इंतजाम हो गया? हाँ, रात को काम हो जाएगा। देवराज चौहान ने आंखें खोली। करना कैसे है? तुमने स्पष्ट तौर पर तो बताया नहीं। जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने उसे बताया। जगमोहन ने गंभीरता से सब कुछ सुना। यह काम, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, आसान भी है, दिक्कतों का खतरा भी है। कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी। झंझट बहुत ज्यादा है। मान लो तुम तो ऊपर से अपना काम पूरा कर लेते हो, परंतु थापर पहरेदारों से नहीं निपट पाता तो कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी। थापर तो कैद से फरार नहीं हो पाएगा और यह बात भी जाहिर हो जाएगी कि मंगोलिया में ऐसे लोग हैं जो थापर को कैद से निकालना चाहते हैं, क्योंकि यह बात ऊपर के पहरेदारों द्वारा जग जाहिर होगी, चाहे वे मरे या जिंदा रहे हों। इससे हो सकता है हमें पहचाना भी जा सके। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर सिर हिलाया। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। सफल हो या असफल, खुमान सिंह की निगाहों में आ जाने का पूरा खतरा है। आखिर वह पहुंच वाला व्यक्ति है। कोशिश करके आसानी से जान लेगा कि थापर को फरार करवाने वाले या उसे फरार करवाने की कोशिश करने वाले कौन हैं। तब हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
कोई बड़ी बात नहीं, खुमान सिंह हमें थापर के बराबर वाली कोठरी दे दे। देवराज चौहान मुस्कुराया। कह तो तुम ठीक रहे हो, मेरे ख्याल से मंगोलिया से निकल चलते हैं। निकल चलते हैं? क्यों? जगमोहन सकपकाया। क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर होता है। पागल तो नहीं हो गए तुम? जगमोहन पूर्वता लहजे में ही बोला। खतरा है तो क्या हुआ, खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। 40 अरब की दौलत को भूल गए तुम? हाथ आ गई तो पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम खुमान सिंह की कैद या खतरों का जिक्र क्यों कर रहे हो? देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। मैंने तो हालात सामने रखे थे। हालात पर मेरी भी निगाह है। ऐसे में अगर हालात को सामने रखो तो ढंग से रखो, चिंता भरे अंदाज में मत रखो। मंगोलिया में आज रात के बाद हमारे लिए खतरे बढ़ जाएंगे। अजगर खान से तो हमारी लगी है, शायद खुले तौर पर खुमान सिंह से भी लग जाए। अजगर खान से तो निपट रहे हैं, निपट सकते हैं। खुमान सिंह से निपटना आसान नहीं होगा। निपटना तो होगा ही, 40 अरब का सवाल है। हाथ पर हाथ रखने से तो काम नहीं चलेगा। चाहो तो कुछ देर आराम कर लो। रात को 11 बजे हमने यहाँ से रवाना होना है। दिन भर का पसीना उतारने के लिए जगमोहन बाथरूम की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने पुनः आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सिर टिका दिया। सूर्य डूबने पर थापर के पास सुंदर लाल पहुंचा। कैसे हो? कोठरी में प्रवेश करते ही सुंदर लाल ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक ही हूं पहले से, थापर ने हौले से सिर हिलाकर कहा। वह वास्तव में अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। पहरेदार दोपहर को भी आकर लेपनुमा दवा लगा गया था। उससे जख्मों की पीड़ा लगभग समाप्त हो गई थी। बस कभी कभार ही पीड़ा का एहसास होता था। जख्मों का भरना भी आरंभ हो गया था। खाना बढ़िया मिला ना दोपहर को? सुंदर लाल बराबर मुस्कुरा रहा था। ठीक था, थापर बोला। उसकी निगाह बार बार सुंदर लाल के होल्स्टर पर जा रही थी, जिसमें से भरी रिवॉल्वर की मुठ झलक रही थी। आज का दिन तो बीत गया, सुंदर लाल ने पुनः कहा। हाँ, बीत गया। सुबह होने में देर नहीं है थापर? बहुत देर है। सुबह तक तो वह कैद खाने में होगा ही नहीं। रात को ही उसने फुर हो जाना है, और दिन भर में अपना यह इरादा वह दृढ़ कर चुका था कि दो में से एक काम तो होगा ही। या तो वह कैद खाने से फरार हो जाएगा, नहीं तो जान दे देगा। परंतु कल सुबह इस कैद खाने में नहीं होगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। फरार हो जाना है या फरारी के समय जान गंवा देनी है। मैंने कहा है सुबह होने में देर नहीं है। सुंदर लाल ने अपने शब्द पुनः दोहराए। थापर ने सुंदर लाल को देखा। हाँ, सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रात बची है। सुबह तुमने बताना है कि देवराज चौहान तुमसे क्यों मिलने आया था। सुबह बताना है ना? हाँ, तुम्हारी मांगी हुई मोहलत कल सुबह समाप्त हो जाएगी, तो कल सुबह ही बात करना। ऐसी बात करके कम से कम इस समय तो मुझे परेशान न करो। सुंदर लाल ने गहरी निगाहों से थापर को देखा। वैसे अब तक कुछ तो फैसला तुमने किया होगा कि सुबह क्या जवाब देना है। फैसला? थापर हंसा। फैसला तो मैं कब का कर चुका हूं सुंदर लाल। क्या किया? सुंदर लाल ने जल्दी से पूछा। कल सुबह की मोहलत है मेरे पास, इसलिए कल सुबह ही तुम लोगों को मालूम होगा। आज नहीं? नहीं, आज बता देने में क्या हर्ज है? सुंदर लाल समझाने वाले अंदाज में बोला। कोई हर्ज नहीं, लेकिन बताऊंगा मैं कल सुबह ही, बार बार मत पूछो। सुंदर लाल ने सिर हिलाया। मर्जी तुम्हारी, लेकिन फैसला जो हो सोच कर करना। गजाला के हक में करना, वरना गजाला को अब तुम्हारा और जीना रास नहीं आएगा। जवाब उसके हक में ना हुआ तो वह तुम्हें शूट करने का हुक्म दे देगी। पास में हुई तो खुद ही तुम्हें शूट कर देगी। थापर ने सुंदर लाल की आंखों में देखा। मैं बाहर रेत पर खुले पर जाना चाहता हूँ, रात ठंडी रेत पर गुजारना चाहता हूँ। इससे जख्मों को थोड़ा आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। थापर ने कहा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? आ जाओ, बाहर तक सहारा दूं। अब सहारे की जरूरत नहीं, थापर फौरन उठते हुए बोला। मैं चल सकता हूँ। दोनों कोठरी से बाहर निकले और कैद खाने के खुले रेतीले मैदान में पहुंचे। धूप समाप्त हो चुकी थी।
अब हवा चलनी आरंभ हो चुकी थी, जो कि उसके जख्मी शरीर को राहत पहुंचा रही थी। 4 पहरेदार वहां पर सावधानी से पहरा दे रहे थे। नीचे बिछाने के लिए कोई कपड़ा वगैरह चाहिए तो मंगवा देता हूँ, सुंदरलाल बोला। नहीं, ठंडी रेत पर सोना बहुत अच्छा लगता है। सुंदरलाल ने फिर कुछ नहीं कहा। सुंदरलाल, अगर मैंने देवराज चौहान के बारे में सच कहा तो क्या वास्तव में मुझे रिहाई मिलेगी? हाँ, सुंदरलाल जल्दी से बोला, साथ में इनाम भी। अगर मंगोलिया में रहना चाहोगे तो खुमान सिंह की सहायता भी मिलेगी। मजे ही मजे होंगे। गजाला अपने वायदे से तो पीछे नहीं हटेगी, थापर शांत स्वर में कहे जा रहा था। नहीं, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी, यह पक्का वायदा है। थापर खामोश हो गया। सुंदरलाल उसे देखता रहा। तुम जानना चाहते हो कि मेरा फैसला क्या है? थापर पुनः बोला। हाँ, तो मेरा फैसला सुन लो। बोलो। गजाला जो चाहती है मैं वही करूंगा। थापर के होठों पर मुस्कान उभरी। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। तुम वास्तव में समझदार हो, काफी तरक्की करोगे। मैं गजाला को बुलाता नहीं। थापर ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुनाया है, लेकिन बात अब मैं सुबह ही करूंगा। तुम्हें इसलिए यह बात बताई क्योंकि तुम सुबह से ही मेरा फैसला जानने को बेचैन हो। ठीक है। सुंदरलाल ने तुरंत प्रसन्न मुद्रा में सिर हिलाया। जैसा तुम ठीक समझो। मुझे यही खुशी बहुत है कि तुमने गजाला के हक में फैसला करके अपना, मेरा, सबका भला किया है। थापर ने कुछ नहीं कहा। उसने यह बात जानबूझकर कही थी कि सुंदरलाल का ध्यान उसकी तरफ से हट जाए, ताकि रात को फरारी के समय खास दिक्कत का सामना न करना पड़े। नहीं तो सुंदरलाल उसका फैसला जानने के लिए बार बार आता रहेगा और इससे उसे दिक्कत होगी। और फिर हो सकता है जब वह फरार हो रहा हो तो ठीक उसी समय आ टपके, तब सारा खेल बिगड़ जाएगा। आज का खाना मैं तुम्हें बहुत बढ़िया खिलाऊंगा, सुंदरलाल खुशी से बोला। आखिरी खाना है, बढ़िया ही खिलाओगे। आखिरी? कल तो मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाएगी, थापर जल्दी से बोला। जवाब में सुंदरलाल हंस पड़ा। 8 बजे तक खाना भिजवा देना, आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। जरूर जरूर, सुंदरलाल ने कहा और वहां से चला गया। और थापर की निगाह सुंदरलाल की कमर में बंधे होल्स्टर पर थी, जिसके भीतर पड़ी रिवॉल्वर की मुठ बाहर की ओर झलकती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज उसे रिवॉल्वर चाहिए थी और हर हालत में चाहिए थी। रात को ठीक 11 बजे देवराज चौहान और जगमोहन घोड़े पर सवार होकर निकले। मंगोलिया की रोशनियां जगमगा रही थी। जनरेटरों की आवाजों की गूंजें वातावरण में मौजूद थी। ज्यादातर सड़कें सुनसान थी। कभी कभार ही कोई इंसान या घुड़सवार निकलता नजर आ जाता था। कुछ देर सड़क पर घोड़ा दौड़ाने के पश्चात उन्होंने लगाम को झटका दिया तो घोड़ा सड़क से उतरकर रेगिस्तान की तरफ मुड़ गया। देवराज का घोड़ा आगे था, जगमोहन का पीछे। कुछ ही पलों में वे रेगिस्तान में थे। मंगोलिया की रोशनियां पीछे होती चली गई थी। करीब 10 मिनट बाद वह गहन अंधेरे रेगिस्तान में थे। देवराज चौहान ने लगाम खींची। घोड़ा रुका। जगमोहन का घोड़ा भी रुका। बहुत दूर रोशनियों के बीच पहरेदार टहलते नजर आ रहे थे। वह कैद खाने का ऊपरी मुहाना था। ज्वाला ने कहाँ मिलना है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने हाथ से इशारा किया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जगमोहन उसके पीछे हो गया। कुछ पलों उपरांत वे पहरेदारों के करीब आ गए थे। सिर्फ 200 गज का फासला बचा था। दोनों ने लगामें खींचकर घोड़ों को रोका। यहाँ घोड़े को कहाँ बांधा जाए? कोई जगह नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये टहलते हुए दूर भी जा सकते हैं। समस्या वास्तव में गंभीर थी। घोड़े इधर उधर हो गए तो इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। तभी उनकी निगाह सामने से आते किसी साए पर पड़ी। चंद्रमा की रोशनी में उसका आकार स्पष्ट चमक रहा था। देवराज चौहान को पहचानने में देर न लगी कि आने वाला ज्वाला है। वह कौन है? जगमोहन ने सतर्क स्वर में पूछा। ज्वाला, देवराज चौहान ने कहा और छलांग मारकर घोड़े से नीचे आ गया। जगमोहन घोड़े पर ही बैठा संदेह भरी निगाहों से आने वाले को देखता रहा। वह हर तरह के हालात के लिए तैयार था।
परंतु आने वाला वास्तव में ज्वाला ही था। तुम पहले ही यहाँ पर मौजूद हो, देवराज चौहान ने कहा। जवाब में ज्वाला हंसा। जगमोहन भी घोड़े से नीचे उतर आया। घोड़ों को कहाँ खड़ा किया जाए? जगमोहन बोला। यहाँ इनकी लगाम बांधने के लिए कुछ भी नहीं है, यूं ही छोड़ा तो घोड़े खिसक सकते हैं। मैं सब इंतजाम करके यहाँ आया हूँ। कहने के साथ ही ज्वाला ने हाथ को हवा में उठाकर कुछ इशारा किया। कुछ ही पलों में एक आदमी वहां आ पहुंचा। दोनों घोड़े संभाल लो। उसने दोनों घोड़ों की लगामें थामी और अंधेरे में एक तरफ बढ़ गया। रास्ते का इंतजाम हो गया? हाँ, धर्मराज अपना काम पूरा करके लौटा था। ज्वाला उन्हें साथ लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जगमोहन बोला। पहरेदार हमें देख सकते हैं। ज्वाला ने अंधेरे में जगमोहन पर निगाह मारी। यहाँ सब इंतजाम ज्वाला का है, निश्चिंत होकर चले आओ। ज्वाला हर काम को पक्के तौर पर करता है। तो क्या पहरेदारों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुमने? जगमोहन व्यंग से बोला। नहीं, आंखें खुली हैं और अपने काम के प्रति वे लापरवाह भी नहीं है। अब देवराज चौहान ने मुंह खोला। जगमोहन ठीक कह रहा है ज्वाला, हमें इस तरह खुलकर उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे साथ आगे बढ़ते रहो, सब ठीक है, ज्वाला विश्वास भरे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान और जगमोहन की समझ में ज्वाला की कोई हरकत नहीं आई। फिर भी वे उसके साथ चलते रहे, ज्वाला पर जमे विश्वास के कारण। और ज्वाला उन्हें साथ लिए पहरेदारों के बेहद समीप जा पहुंचा। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर अजीब से भाव थे। पहरेदारों ने उन पर निगाह मारी, फिर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गए। वहां लाइट ऑन थी। खाई नुमा गोल दायरे के किनारे पर वे 6 पहरेदार हथियारबंद बिखरे पड़े थे। तभी एक तरफ से धर्मराज निकलकर उनके सामने आ गया। लगता है इन लोगों को तुमने खरीद लिया है, देवराज चौहान के होठों से निकला। आओ मेरे साथ। ज्वाला उन दोनों को लेकर करीब ही मौजूद गहरे गड्ढे के करीब पहुंचा और बोला, खुमान सिंह के आदमियों को खरीदा नहीं जा सकता, वे कभी नहीं बिकते, इसलिए उनकी ऐसी हालत करनी पड़ती है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस गड्ढे पर डाली। देवराज चौहान और जगमोहन ठगे से रह गए। गड्ढा आदमियों से भरा पड़ा था। ये पहरेदार हैं खुमान सिंह के? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, ये 6 के 6 कैद खाने के ऊपरी हिस्से की निगरानी करने वाले पहरेदार हैं। 10 बजे इनकी ड्यूटी बदली थी, दिन वाले चले गए हैं। 10:30 बजे मैंने इनकी पूरी ड्यूटी ही बदल दी। ज्वाला हंसा। और वे जो खड़े हैं तुम्हारे आदमी हैं? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे आदमी हैं। यहाँ जितने भी हैं सब मेरे खास और भरोसेमंद है। ज्वाला ने सिर हिलाया। खुमान सिंह के पहरेदारों को हटाकर अपने आदमियों को उनकी जगह पर खड़ा करना जरूरी था, क्योंकि पूरा मंगोलिया जानता है कि यहाँ 24 घंटे पहरेदार खड़े रहते हैं। रात दिन घुड़सवार गुजरते रहते हैं। कोई इस जगह को खाली देखता तो हैरानी से इस तरफ आ सकता था। ज्वाला ने वास्तव में बहुत ठीक किया था। मैंने सोचा तुम्हारे आने से पहले ही यह काम निपटा लूं, ज्वाला ने कहा। खुमान सिंह के पहरेदार मर गए? जगमोहन ने पूछा। इन्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, ज्वाला ने सर्द लहजे में कहा। देवराज चौहान ने खुमान सिंह के बंगले पर निगाह मारी, जो कि मुनासिब दूरी पर था और भीतर लाइट जल रही थी। देवराज चौहान ने ज्वाला को देखा। रस्सा कहाँ है? ज्वाला ने धर्मराज को देखा तो धर्मराज अंधेरे में खो गया। 2 मिनट बाद ही उसकी वापसी हुई। साथ में 2 आदमी थे, जिन्होंने 550 फीट लंबा रस्सा थाम रखा था। मोटा रस्सा इतना भारी था कि दोनों के लिए भी उन्हें संभालना कठिन हो रहा था। खुद धर्मराज ने अजीब सी चक्री नुमा मशीन थाम रखी थी। रस्ते में 6-7 जगह गांठें हैं। धर्मराज बोला, बिना गांठों के तो इतना लंबा रस्सा मिलना संभव ही नहीं था। गांठें इस तरह लगाई गई हैं कि किसी भी स्थिति में खुलने वाली नहीं। इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। यह क्या है? देवराज चौहान ने धर्मराज से उसके हाथ में पकड़ी मशीन के बारे में पूछा। धर्मराज के कुछ कहने से पहले ही ज्वाला ने हंसकर कहा, मैंने धर्मराज को बताया था कि तुम क्या करने जा रहे हो।
सुनकर जाने कहां से यह छोटी सी मशीन ले आया। तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन यह है क्या? चरखी है, जैसी कि किसी कुएं पर लगी होती है और लोग रस्से से बंधी बाल्टी लटकाकर मिनट में ही पानी भरकर खींच लेते हैं। इसी प्रकार तुम कैद खाने में मौजूद कैदी को फौरन ऊपर खींच सकते हो, बशर्ते कि वह नीचे से रस्सी थाम सके। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, इसे जमीन पर रख दो। 2 आदमी दाएं बाएं से पकड़कर दबा देंगे ताकि रस्सी खींचते समय चरखी उल्टे नहीं, और जब भी रस्से की गांठ आए तो उसे फौरन आगे को सरका दे। खूब, देवराज चौहान के होठों से निकला। उसकी आंखों में चमक भर आई थी। यह तो वास्तव में तुमने कमाल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ से चरखी भी हासिल हो सकती है। इससे तो काम बहुत ही जल्दी निपट जाएगा। बस नीचे से रस्सा पकड़े जाने की देर होगी। हाँ, ज्वाला ने कहा, मैं, तुम और धर्मराज रस्सा खींचेंगे। जगमोहन चरखी के पास तैयार रहेगा ताकि जब भी गांठ आए तो उसे आगे सरका दे, और ये दोनों चरखी को दबाए रहेंगे कि उल्टे नहीं। हमें फौरन काम शुरू कर देना चाहिए, देवराज चौहान बोला। देर करना ठीक नहीं होगा। ज्वाला ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और किनारे पर पहुंचकर लेटा। फिर नीचे झांकने लगा। नीचे पर्याप्त प्रकाश था। एक एक चीज नीचे स्पष्ट झलक रही थी। पहरेदार घूमते नजर आ रहे थे। वे 4 थे। कोई भी कैदी नजर न आया। शाम होते ही कैदियों को कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। नीचे रेत पर लेटे एक आदमी को उसने देखा। उसकी पीठ का रंग उसकी घायल होने का आभास दिला रहा था। वह पेट के बल लेटा था और उसका सिर हर तरफ घूम रहा था। कभी कभार वह ऊपर भी देखने लगता। यह 550 फीट दूर का नजारा था, और रेत पर पड़े आदमी के बार बार ऊपर देखने पर उसने पहचाना कि वह और कोई नहीं, थापर ही है। थापर को घायल अवस्था में देखकर वह चौंका। उसके घायल होने का कारण वह समझ नहीं पाया, परंतु उसके गर्दन घुमाने के अंदाज से स्पष्ट जाहिर हो गया था कि वह ठीक है और फरार होने के लिए तैयार है। देवराज चौहान के लिए इतना ही काफी था। वह पीछे हटा, फिर खड़ा हो गया। करीब ही उसने धर्मराज को खड़े पाया। रस्सा धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू करो। ठहरो, देवराज चौहान ने कहा। रस्ते की ढील मेरी तरफ करते जाओ। मैं नीचे देखते हुए मुनासिब ढंग से रस्सा नीचे करता हूँ। कहने के साथ ही वह आगे बढ़ा और पहले की भांति नीचे लेटकर कैद खाने में झांकने लगा। धर्मराज ने रस्सा उसकी तरफ फेंका। देवराज चौहान ने रस्से का सिरा थामा और नीचे लटकाने लगा। धीरे धीरे रस्सा नीचे होता जा रहा था। देवराज चौहान की पैनी निगाह कैद खाने में हर जगह पर घूम रही थी। करीब 100 फीट रस्सा नीचे चला गया तो देवराज चौहान ने नीचे पड़े थापर के शरीर में हलचल महसूस की। वह रस्सी को नीचे आते स्पष्ट देख चुका था, जबकि रोशनी का घेरा कैद खाने में निचली सतह पर ही था। 400 फीट रस्सा नीचे लटकाने के बाद देवराज चौहान ने बस कर दी। रस्सी को बेवक्त में और नीचे करना ठीक नहीं था। पहरेदारों की निगाहें उस पर पड़ सकती थी। देवराज चौहान उसी प्रकार पेट के बल लेटा रस्सा थामे नीचे कैद खाने में देखे जा रहा था। उसे थापर की तरफ से हरकत का इंतजार था। थापर ठंडी रेत पर लेटा था। जख्मों से उसे बहुत आराम था। घंटा भर पहले ही पहरेदार उसके जख्मों पर लेप लगा गया था। अब उसे चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी। वह पेट के बल रेत पर लेटा पहरेदारों की हरकतों पर निगाह रख रहा था कि वह किस प्रकार पहरेदारी कर रहे हैं। वे कुल 4 पहरेदार थे। चारों की कमर में बंधे होल्स्टरों में रिवॉल्वर मौजूद थे और 2 के हाथों में गने भी थी। उनकी पहरेदारी में भी लापरवाही का भाव था, क्योंकि वे जानते थे मुद्दत से ना तो कभी किसी कैदी ने यहाँ कोई गड़बड़ की और ना ही कोई उल्टी बात करने का साहस कर सकता है। महज खाना पूर्ति के लिए ही पहरेदारी कर रहे थे। थापर के लिए सुंदरलाल पहरेदारों को आदेश दे गया था कि हर जरूरत को फौरन पूरा किया जाए। थापर के प्रति पहरेदार निश्चिंत थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।